बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे आप यूपी पैट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यूपी पैट 2021 से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आज के अपने इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर के बात की थी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का माना जाने का महत्वपूर्ण कारक है, इनमें से कौन सा कारक है आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मृदभांड। अगर हम मृदभांड की बात करें तो मृदभांड जो है वो मृदभांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती है, क्योंकि लाल मृदभांड पर चित्रित कृष्णवर्ण आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 1 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन या जादू टोने का वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन 4 वेदों में से आपको एक वेद बताना है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना व वशीकरण से संबंधित मंत्र है, जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये अथर्ववेद में ये सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पर अगर हम सामवेद की बात करें तो यह संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद में सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ का वर्णन किया गया है, जैसे सूर्य देव, वरुण देव, वायुदेव। और अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें गद और पद का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सभी वेदों के बारे में कुछ जाना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। इनमें से आपको बताना है कहाँ स्तूप नहीं है। तो बिल्कुल सही, 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रांची में स्तूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो यहाँ पर 4 की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था, और अवधि 298 से 272 ईसा पूर्व की थी। और अगर हम बिंदुसार के पुत्र की बात करें तो अशोक महान थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी करवाया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तेजपाल। तेजपाल एवं वस्तुपाल जो गुजरात के वघेल वंशी शासक वीरधल के 2 मंत्री थे, इन्होंने 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। यह जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है, जो इनके 22वें तीर्थकर श्री नेमिनाथ को समर्पित है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ जाना, तेजपाल और वस्तुपाल जो मंत्री थे, इनके द्वारा जो मंदिर बनवाया गया वह किससे संबंधित था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे संबंधित था। तो यह जैनियों से संबंधित था, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इतिहासकार बरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासक को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो आपको याद हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन पर बात की थी। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश करिए। 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। इसने जहांगीर से सूरत में 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। तो पूछ सकता है कब
जो है फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांगी तो 1613 में मांगी थी। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो 7 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मैच नहीं करता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ए देख लेते हैं। ए जो है बाबर, इन्होंने खानवा का युद्ध जीता। कब जीता आपको कमेंट में बताना है। हुमायूं की बात करें, इन्होंने चौसा का युद्ध जीता। अकबर की बात करें तो इन्होंने ही हल्दी घाटी का युद्ध जीता। तो ये सभी जो है वो सही हैं, ये सही स्टेटमेंट है, सुमेलित हैं। जबकि अगर हम जहांगीर की बात करें तो यह युद्ध जहांगीर ने नहीं जीता। बल्ख का युद्ध 1645-46 में 1645-46 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, तो यह जो है युद्ध शाहजहां से संबंधित है, जहांगीर से नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। आंसर नंबर 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, आपको इनमें से बताना है। तो यहाँ पर 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सरंजामी प्रथा की शुरुआत मराठा काल में राजा राम द्वारा की गई थी। यह प्रथा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी। इस प्रथा के तहत मराठा सरदारों द्वारा विजित प्रदेशों में शासन करने की इजाजत प्राप्त हुई। तो इस तरह से मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था सरंजामी प्रथा। करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान फौज के टिकान सरहद की रक्षा करने और धावा आरंभ करने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए एक पहाड़ी यानी हिल स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई। तो यहाँ पर हम इनके ऑप्शन भी देख लेंगे। ऑप्शन आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर अगर हम 10 की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी दिया है एंग्लो गोरख युद्ध। एंग्लो गोरख युद्ध के दौरान सामरिक स्थान एवं पहाड़ी स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, आपको कारण बताना है। तो यहाँ पर 11 की बात करें, 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसी कारण तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, सबसे चमकीला ग्रह है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह का तापमान सबसे अधिक होने के कारण इसे हम गर्म ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर जाना शुक्र के अन्य नाम, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, इनमें से आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान। तो यहाँ पर 13 की बात करें, 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक, सूडान के उत्तर एवं एटलस पर्वत के दक्षिण में विस्तृत है। तो यहाँ पर बात हो गई सहारा के मरुस्थल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 14 की बात करें, 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फिनलैंड। जबकि जो नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये सभी जो हैं वह स्कैंडिनेविया का हिस्सा हैं, जबकि फिनलैंड जो है स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, इनमें से कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 15 की बात करें, 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा महोगनी। महोगनी जो है कैरोबिनिया
कैरोबियन, मध्य व दक्षिण अमेरिका में मिलने वाली वृक्षों की एक प्रजाति है। हिमालय में इसका अभाव पाया जाता है। तो ये बात हो गई महोगनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 पूछा है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 16 की बात करें, 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी दिया है कुल लागत। कुल लागत के बारे में बात करें तो अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागतों का कुल योग ही कुल लागत कहलाता है। इसमें उल्टे यू आकार का वक्र बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 पूछा है, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या किसके संबंध में पूछा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर अगर हम 17 क्वेश्चन की बात करें तो 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मानक अर्थशास्त्र। यहाँ पर अगर हम मानक अर्थशास्त्र की बात करें तो ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन मानक अर्थशास्त्र से ही संबंधित है। समानता अर्थशास्त्र के दो रूप होते हैं, सकारात्मक एवं मानक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के सकल कर राजस्व यानी जीटीआर का मुख्य स्रोत है? तो 18 की बात करें तो 18 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर कंपनियों पर लगाया जाता है या किसी प्राइवेट, लिमिटेड, लिस्टेड व अनलिस्टेड सभी तरह की कंपनियों पर लगाया जाता है। कॉरपोरेट टैक्स सरकार के हर साल के रेवेन्यू का एक अहम जरिया होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 19 की बात करें तो 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पीसी महालनोबिस। भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय विद पीसी महालनोबिस द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत एक मसौदा तैयार किया गया, जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के कारण भारत सरकार उनके सम्मान में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर 29 जून को सांख्यिकीय दिवस के रूप में भी मनाता है। तो इतनी सारी बातें हो गई पीसी महालनोबिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, उत्पाद शुल्क क्या है? तो यहाँ पर 20 की बात करें, 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद शुल्क या आबकारी कर वह कर है देश में उत्पादित वस्तुओं पर जो कि लगाया जाता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसकी शुरुआत भारत की बात करें तो 26 जनवरी 1994 को ही राज्य सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क की वसूली करने पर यह राज्य उत्पाद शुल्क कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेशन पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया है? तो यहाँ पर 21 की बात करें तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की तो वर्तमान में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। इसमें इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से 21 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो यहाँ पर 22 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। वर्ष 1967 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर स्थापित कर दी है। तो इस तरह से यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए
गए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर 23 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 4(1) में। भारत के संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 का या 4(a) में अनुच्छेद 51 का के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर 24 की बात करें तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, आप कमेंट द्वारा जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो सबसे अधिक आयु के थे। तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर आर वेंकट रमण। इनका जो कार्यकाल था वह 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 का था। तो इस तरह से यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 25 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।